तो कैसे हैं दोस्तों। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपकी प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए आपके लिए एक नई सीरीज़ ले आया हूँ जिसका नाम है PYQ सीरीज़, सिंपल एज दैट। तो इसमें हम वो सारे PYQ करेंगे पिछले 10 साल के CDS एग्ज़ाम के, जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। आपका लास्ट मंथ है और इस मंथ में आपको एक एक PYQ 10 ईयर का पता होना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। इतनी रिवीजन आपकी PYQ हुई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर एक दो बार भी रिवीजन करिए तो भी इससे रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ टॉपिक छूट भी गए हैं तो भी इससे कर सकते हैं। काफ़ी इंक्लूसिव होगा ये टॉपिक इन्फॉर्मेशन से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ मैंने बायो से स्टार्ट करी है, क्योंकि बायो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDS एग्ज़ाम के लिए। एक सिंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत वेटेज कैरी करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी सीरीज़ का। इन प्लांट सेल RNA इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे RNA प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो पहले देखते हैं RNA के बारे में कुछ जानते हैं। एक मिनट दो यार मुझे, ठीक है। RNA के बारे में कुछ जानते हैं। तो यार देखो, RNA और DNA दो चीज़ें होती हैं। अब दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं एक टाइप के। एक टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं या इंफॉर्मेशन को बनाते हैं। तो ये आपका RNA है, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA को डीऑक्सीराइबो। अब डीऑक्सीराइबो मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन अटैच नहीं होता, RNA में ऑक्सीजन अटैच होता है। अब इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है DNA का, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है आपका RNA। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड है, देखो आप देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंड है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड। और क्या देखने लायक चीज़ है इनके स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है शुगर से, एक जिस शुगर का नाम है राइबोन्यूक्लिक, और ये फॉस्फेट का बना हुआ है। तो ये फॉस्फेट के साथ एक शुगर है जिसको हम बोलेंगे राइबोन्यूक्लिक, राइबो शुगर RNA की। और DNA की शुगर को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबो। इसी का ये स्ट्रैंड बना हुआ है, जो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड देख रहे हैं, और बीच बीच में फॉस्फेट्स के कनेक्शन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्लस और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कुछ बेस पेयर्स हैं, ये देख रहे हो जो स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयर्स हैं। यही बेस पेयर्स आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। यहाँ पे RNA के पास भी हैं। अब देखो ये बेस पेयर्स सर्टेन वे में ही अलाइंड है। देखो यहाँ पे RNA के बेस पेयर्स देख लेते हैं पहले। GC, GC, AU, यहाँ पे देखो GC, GC, और यहाँ पे AT। यहाँ पे एक पेयर डिफरेंट है। तो इनके जो पेयर्स हैं वो डिटेल में अगली स्लाइड में देख सकते हैं। इसको हेलिक्स शुगर फॉस्फेट बोलते हैं, देखो जो मैंने बताया। इसकी शुगर का नाम है राइबो और फॉस्फेट से कनेक्टेड है। अब आगे इसका डीप में एनालिसिस देखते हैं क्या है। बेसिक मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो देखो फंक्शन क्या है। DNA आपका जेनेटिक स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आपकी आईज, आपके हाथ, आप कैसे बनोगे, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन होगा, अपने पेरेंट्स से आप में इनहेरिटेंस कैरी होती है, वो चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो DNA कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। RNA बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ RNAs होते हैं और डिफरेंट काम करते हैं। जो मेजर काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्रोटीन सिंथेसिस में भी करते हैं। तो बता रहा हूँ 3-4 तरह के RNA होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फुल फॉर्म मैंने बता दी है। शुगर इनकी कौन सी है वो मैंने बता दी। अभी सर शुगर क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाना। शुगर कुछ नहीं, जिससे जो चीज़ बनी होती है उसका बेस मैंने बताया पीछे, वो भी मैंने बता दिया किसका किससे। इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होती DNA में, हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होती है, देखो OH। अब बेस पेयर्स की मैं कर रहा था, जो सेंटर के अंदर बने हुए थे। देखो बेस पेयर्स, ये बेस पेयर कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखने हैं। DNA के अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, दो पेयर्स हैं, AT और GC। इसके अंदर क्या है, GC तो सेम ही है, गुआनिन साइटोसिन सेम ही है, बट एडेनिन और यूरासिल के साथ बेस पेयर है। इसके अंदर थायमिन एब्सेंट होता है, नो थायमिन।
ये भी बोल्स पूछ सकता है। थायमिन की जगह यूरासिल पेयर्ड होता है एडेनिन से, ठीक है। और क्या है सर, और भी दिखाता हूँ यार। और ये है कि लोकेशन क्या होती है अब इनकी, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि सर लोकेशन क्या है। अब देखो लोकेशन होती है, एक तो डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। लोकेशन होती है इसकी न्यूक्लियस, डीएनए मिलता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आरएनए बहुत सारी जगह पे मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आरएनए के बहुत सारे रोल होते हैं। मैसेंजर आरएनए भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये देखो इन सारी जगहों पे आरएनए पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है यार, सभी इंपॉर्टेंट है। देखो पीवाईक्यू के अराउंड जो भी मैं इसमें करवा रहा हूँ, मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके प्रोबेबली आगे एग्जाम्स में आ सकती है, वो भी मैं इंक्लूड करूँ उसमें, है ना। तो इसलिए सारा ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी, अब डीएनए ना हाईली स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं जुड़े हुए। आरएनए अनस्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव। एक रूल याद रखना है ना, जो भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो कम रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की लाइफ में यार, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते, घर वाले क्या बोलते हैं, सेटल हो जाओ, शादी कर लो। इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल होगे तुम, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। शादी कर लोगे, स्टेबल हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, रिएक्ट नहीं करोगे किसी से। तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो अनरिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव होती है। जो चीज़ कम स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये रूल है बेसिक, आप लोगों की लाइफ में भी और यहाँ पर भी। टाइप्स क्या है, ये देखो, ये रे टाइप्स। डीएनए का याद रखने की कुछ जरूरत नहीं, वन एक ही फंक्शनल टाइप होता है। आरएनए के क्या होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, माइक्रो आरएनए, है ना। ये सारे टाइप्स होते हैं, पता होना चाहिए। एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, माइक्रो आरएनए होता है, ठीक है। ये सब पता होने चाहिए। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ठीक है, इसको से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। सम वायरसेस आरएनए में, कुछ वायरस, देखो वायरस तो बड़ा ट्रिकी चीज़ है। कुछ वायरस डीएनए वायरसेस भी होते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है। कुछ वायरसेस में डीएनए नहीं होता, सिर्फ आरएनए भी होता है। ज़्यादातर सेल्स में डीएनए और आरएनए दोनों ही होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। बट वायरसेस के अंदर, कुछ वायरसेस में सिर्फ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है आगे कैसा बनेगा। कुछ में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं वायरसेस के बारे में, ठीक है सर। अब ये देखो, ये हमने बेसिक सा डिफरेंशिएशन देख लिया डीएनए आरएनए में। आरएनए कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। अब इसका आंसर हम दे सकते हैं क्या, हाँ सर दे सकते हैं। ये पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में ये पाया जाता है। सॉरी गलत कर दिया क्या, राइबोसोम में पाया, इसमें है ना। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, राइबोसोम में, है ना। ठीक है भाई, तो इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हमने ये देख लिया वैसे तो टेबल पीछे, बट इसको आप एडिशनली देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप ऑफ आरएनए है। मैसेंजर, मैसेज कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिकल कोड के लिए। ट्रांसफ़र, ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स, एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादातर अमीनो एसिड्स को। राइबोसोम, आरएनए राइबोसोम्स के पास होते हैं, राइबोसोम्स के साथ होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसकी लोकेशन बिल्कुल ध्यान रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी लोकेशन ध्यान रखने की। हाँ, एज ए ट्रिक याद कर सकते हो कि जो उसका रोल है वो चीज़ सेल में कहाँ परफॉर्म हो रही है, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा ये आरएनए कहाँ होगा। तो इसलिए गो थ्रू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसलिए रखी थी टेबल। ठीक है भाई। अब देखो यार, और भी चीज़ मैं आपको इसके थ्रू बताना चाह रहा था, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि मैंने सीरीज में आपको बताया कि मैं इसके अराउंड जो भी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाएंगी मैं वो बताने की कोशिश करूँगा, है ना। अब इसमें क्या है आपका, और चीज़ें आपकी कहाँ मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही नहीं। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा था ना, कहाँ पे, वेयर लोकेटेड, तो और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ मिल रही हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल्स, एंजाइम्स, एटीपी, क्लोरोफिल, सेलुलोज, ठीक है। ये चीज़ें ना आगे आएंगी, अभी तब हम घूम के आएंगे, है ना। दोबारा हमें पढ़ाना पड़ेगा, आगे आएंगी तभी मैं बताऊंगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में
क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन हमें पता है क्या होती है, बेसिक सी बात है, आप पढ़ रहे हो PYQ सीरीज देख रहे हो, इतना पता होगा, सेल के अराउंड उसकी एक तरह से कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी किसकी होती है भाई, सबसे पहली बात तो ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की डाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बेसिकली लिपिड से बनी होती है और फॉस्फोड अटैच्ड होते हैं उसके अंदर, तभी उसको फॉस्फोलिपिड की डाई लेयर बोल लो या फिर बाई लेयर भी बोल सकते हैं, बाई लेयर थोड़ा सादा सही लगेगा, ठीक है, बाई लेयर। और इसी बाई लेयर के अंदर और क्या क्या भी होता है, इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। ये चीजें भी होती हैं किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ज्यादातर लिपिड से बनी है, फॉस्फोलिपिड से, और ये चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक आपको बातें बताया, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कुछ चीज़ों को नहीं अलाउ करता, हर चीज़ को नहीं अलाउ करता, इसलिए उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि लिपिड प्लस प्रोटीन ये प्लाज्मा बनाता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पता होना चाहिए कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ प्रोसेसेस करता है, जैसे कि एंडोसाइटोसिस करता है, मतलब कुछ भी सामान है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर फेंकने में हेल्प करता है, और उस खाने को अंदर लेने में हेल्प करता है। जो खाने को अंदर लेता है, किसमें देखा है हमने, अमीबा के अंदर देखा है हमने ये चीज़, अमीबा में हमने देखा है कि एंडोसाइटोसिस होता है, खाने को अंदर लेती है, कैसे, जो आपकी ये होती है सेल मेम्ब्रेन, खाने को अंदर लेती है, इनक्लोज कर लेती है खाने को, और फिर इनगल्फ कर लेती है, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, जब यही सेल मेम्ब्रेन खाने को बाहर फेंक देती है, इसको एक्सोसाइटोसिस, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सी बातें आप देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, नहीं, मैंने बता दिया किस चीज़ की बनी है, सेलुलोज की तो सेल वॉल बनती है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, भाई ऑल सब्सटेंस तो नहीं, मैंने बताया कि सिलेक्टिव है कुछ ही सब्सटेंस के लिए, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के लिए। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड अनेबल सेल टू इनगल्फ मैनी मटीरियल, बिल्कुल सही भाई, मैंने बताया एंडोसाइटोसिस में, तो ये तो सही है। और भी देख लेते हैं। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा भी नहीं है, अलाउ करती है, तो यही मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों का अलाउ करती है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करती है थ्रू डिफ्यूजन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स भी ज़रूरी होती हैं, ये आपकी NCERT की स्टेटमेंट है सीधी सीधी कि डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, उसी पे बेस्ड है मेम्ब्रेन का क्या फीचर है। बाइलेयर ऑफ, देखो बाइलेयर, अब ये सारी चीज़ें ना आपकी NCERT में मेंशन है सीधा सीधा, ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसको थोड़ा कम, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, कोलेस्ट्रॉल भी है, प्रोटीन भी है, तो इसीलिए इस पर टिक लगा हुआ है, सही है, बाकी सब सही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लूकोज इज करेक्ट। अब देखो स्टार्च और ग्लूकोज के बारे में बोल रहे हैं कुछ। स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही एज फूड स्टोर होते हैं अलग अलग सेल्स में। स्टार्च ग्लाइकोजन है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोजन जो है वो आपका एज अ फूड स्टोर होता है एनिमल सेल्स में ज़्यादातर, और स्टार्च एज अ फूड स्टोर होता है प्लांट सेल में मोस्टली। तो यही चीज़ें हैं, और दोनों के बारे में कुछ पता होना चाहिए, देख लेते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च हमारा कहाँ पे स्टोर्ड होता है, एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड के भी दो टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वो हम आगे देखेंगे, अभी बस आप इस चीज़ को देख लो। एक ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, और जैसे सेल की बहुत सारी ऑर्गेनेली होती है, जैसे आपने अभी देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे इनमें से प्लास्टिड है। वैसे तो ये सब पता होना चाहिए, रिवीजन के लिए सुनो।
तो प्लास्टिड के अंदर एक और होती है क्लोरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अब आपने क्लोरोप्लास्ट तो सुना होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी होता है, बट कभी कभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका स्टार्च भी स्टोर होता है और अमीलोप्लास्ट के अंदर स्पेशली ज्यादा मेजॉरिटी में आपका स्टार्च स्टोर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? एनिमल सेल में, बिल्कुल, बट कुछ केसेस के अंदर ये प्लांट सेल के अंदर भी हो जाता है, जैसे कि आपका फंगस के कुछ टाइप ऑफ फंगस में प्लांट सेल में हो जाता है स्टोर एज फूड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो फंगस का प्लूरल है फंगाई के अंदर कुछ में स्टोर हो जाता है ये। और कहाँ पे स्टोर होता है आपका? एनिमल सेल हमारे अंदर ये कहाँ पे स्टोर होता है? ह्यूमंस के अंदर ये लिवर के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये लिवर में स्टोर होता है और मसल सेल्स में। ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टोर होता है। और एक्सेप्शन क्या था? वैसे तो ग्लाइकोजन प्लांट्स में नहीं होता है एज अ फूड स्टोर, बट फंगाई के अंदर कुछ टाइप ऑफ फंगाई में हो जाता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और क्या एक ध्यान रखना, एक चीज़ और है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपका प्रोटोजोआ के अंदर स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन दोनों ही एज फूड स्टोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी 100% ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ में स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन दोनों स्टोर हो जाते हैं। ठीक है सर, और कुछ? बस इतना बहुत है इसके बारे में। इसका आंसर अब दे देते हैं हम। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, मुश्किल जगह पर मिलते भी नहीं कहीं पे, है ना। तो बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन फाउंड इन प्लांट्स नहीं, अभी बताया, अलग अलग होता है। हाँ, अगर बोलता सर्टेन प्लांट्स, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर एनिमल है प्लांट, वैसे भी ये प्लांट तो है ही नहीं। ठीक है, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन फाउंड इन एनिमल सेल्स, सारे एनिमल सेल्स में थोड़ी है, सिर्फ एक रेयर केस है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रही है सर। दूसरी भी पढ़ लेते हैं, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट, ये नहीं है ना, तो ये सी सही है हमारी। आगे देख लेते हैं सर जी। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑफ, अब देखो सेल वॉल पे क्वेश्चन आ चुका है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक्चुअली प्लांट सेल में ही होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो उसको प्रोटेक्ट करे बैठा है, वो सेल वॉल है। अब सेल वॉल के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं आपके लिए भाई, मेहनत से। यही चीज़ें कर लोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। बट वो बात अलग है, रिवीजन का टाइम है नहीं आपके पास, तो इससे करो, पहले जो भी रिवाइज करा उसे भी करो। तो सेल वॉल के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से बनी है। कुछ में होती भी है, कुछ में नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल में तो होती ही नहीं, ये पता भी होना चाहिए। नहीं पता तो पता चल गया भाई। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है ऑब्वियसली, बट एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्म, इसमें सेल वॉल नहीं होती। इंपॉर्टेंट है। किस चीज से बनी है बैक्टीरिया की सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकोजन, ग्लाइकागॉन, ग्लाइकागन, ग्लाइकोजन, तो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे तो ग्लाइकोजन ही होना चाहिए था। पेप्टिडोग्लाइकोजन, इससे बनी है। प्लांट की बनी है आपकी सेलुलोज से। कुछ जगह कुछ डिफरेंट प्लांट सेल्स के अंदर सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन, ये सब भी होते हैं। अब लिग्निन क्या देता है? काफ़ी टफनेस देता है, सेल वॉल को टफनेस देता है। जहाँ बहुत ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत है, लिग्निन आ जाता है। ये क्यूटिन और सुबेरिन क्या करते हैं? ये स्टिकी लेयर बना लेते हैं और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और हीट से बचाते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ वाटर लॉस प्रिवेंट करना है, जैसे डेजर्ट में पानी को बचाना है प्लांट से निकलने में, और हीट को रोकना है, मतलब हीट से बचाना है प्लांट को, ऐसी केस में ये दोनों चीज़ सेल वॉल पे होती हैं। ठीक है सर। फंगस में सेल वॉल होती है, चिटिन से बनी होती है। चिटिन, काइटिन, हम तो अपने टाइम में चिटिन बोलते थे, तो काइटिन बोलते हैं सर। ये दोनों खास याद करने की ज़रूरत है नहीं। एल्गाई के अंदर भी नॉर्मल सेलुलोज से बनी हुई है, ये ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है?
प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, काफ़ी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि रिजिडिटी और शेप देती है, ऑब्वियसली हार्ड होती है बहुत ज़्यादा तो आपको शेप देती है। प्रिवेंट बर्स्टिंग अंडर हाइपोटोनिक कंडीशंस, ये क्या है सर? कभी कभी क्या होता है कि आपके सेल के अराउंड जब पानी होता है ज़्यादा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर होता है, तो पानी अंदर रश करता है सेल के, तो सेल आपका स्वेल करता है, सेल फूल जाता है, जैसे किशमिश फूल जाती है पानी में डालने से, बादाम फूल जाता है, अखरोट, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल सेल फूलते हैं। तो सेल के अराउंड सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं फूलती भाई, हमारी सेल वॉल वहीं के वहीं रहती है। क्यों? ताकि ये फूल के गुब्बारा मतलब फूल के गुब्बारा ना हो जाए, वो क्या होता है, एक डायलॉग होता है कुछ, तो ये फूल के फट ना जाए, स्वेल आउट, बर्स्ट ना हो जाए सेल हमारा, इतना पानी भर, तो उसको यहाँ पे जब ये पूरा फूल जाता है इसको रोक लेती है सेल वॉल, कहती है भाई थम जा, रुक जा भाई, रुक जा, हमें मत सिखा, है ना, ऐसा करके। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन करती है पैथोजन से, ये सब चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं आपकी कुछ प्रोटोजोआज में, अब देखो पीछे भी हमने प्रोटोजोआ का एक्सेप्शन देखा था, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों एज अ फूड होते हैं। यहाँ भी प्रोटोजोआ का एक्सेप्शन है कि भाई कुछ प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती, है ना, ठीक है सर। और क्या है कि वायरसेस में भी सेल वॉल नहीं होती, वायरसेस में सेल वॉल नहीं होती, वायरसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी अजीब सी होती है, बस एक लेयर होती है अजीब सी, अनडिफाइंड सी, उसको कैस्पिड बोलते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन की जगह और सेल वॉल की जगह एक ही लेयर होती है, उसे कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आंसर कब का क्या होगा? विद सेल नॉट प्रेजेंट इन सेल एनिमल में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, दोबारा सेल वॉल पे ही क्वेश्चन है हमारा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो यार, यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, बैक्टीरिया क्या है? ऑर्गेनिज्म है, डायटोम, मशरूम और टेप वॉर्म। टेप वॉर्म आपका क्या है? एक एनिमल सेल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ही टेप वॉर्म के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, मैं इसको आंख बंद करके टिक कर सकता हूँ। ठीक है सर, अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, अब देखो बैक्टीरिया में है, इसमें है, मशरूम के अंदर है, ये सब ना प्लांट सेल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, पीछे मैंने बताया था बैक्टीरिया के अंदर होती है, देखो सेल वॉल, चाहे वो प्लांट सेल में आता हो या ना आता हो, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, तो इसलिए बैक्टीरिया भी नहीं करेंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ मोर देन इनफ होगी आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, कोई इसमें टेंशन की बात है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया हैव अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without protein. Such a region is called। तो बैक्टीरिया क्या है? वो एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होते हैं हम आगे देखते हैं। कह रहा है बैक्टीरिया के अंदर एक रीजन होता है, वो डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन नहीं होता, ना ही उसमें प्रोटीन होता डीएनए के साथ, क्योंकि नॉर्मल न्यूक्लियस में तो डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं? चलो आगे देखते हैं, इन सब टर्म्स को आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए अच्छा सा चार्ट रखा है, देखो भाई इन टर्म्स को देखो ढंग से। अरे अरे भाई हो जा बड़ा, ऐसे मत कर हमारे साथ भाई, बहुत दुखी हैं, और बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड एक होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोइड, नहीं सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर तो ये होता है न्यूक्लियोलस। हमारा न्यूक्लियोइड क्या होता है? वो रीजन जिसके बारे में बात कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर, कि जहां पे आपका कोई डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, कोई ढंग से डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही गुच्चड़ मुच्चड़ हुआ पड़ा है, ढंग से दिख नहीं रहा कि ये न्यूक्लियस है भी कि नहीं, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बस थोड़ी शर्म हमने उसके लिए इसलिए रख ली, थोड़ा नाम उसको इसलिए दे दिया, उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है कुछ अंदर, तो लग रहा है थोड़ा न्यूक्लियस का घिसा पिटा वर्जन, तो उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, घिसी पिटी सी अनडिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, या फिर आप उसे बोल सकते हो अनडिफाइंड, है ना, घिसी पिटी सी होती है। डीएनए होता है, बिल्कुल डीएनए होता है, तभी तो उसको न्यूक्लियोइड नाम दिया, नहीं तो उसको कुछ नहीं बोलते, है ना। और हिस्टोन
हिस्टोन प्रोटीन होता भी है नहीं, आप डीएनए याद रख सकते हो, प्रोटीन तो उसमें नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियस से ऑफन कंफ्यूज होता है, मैंने अलग से यूपीएससी कैसे ट्रैप देता है आपको, न्यूक्लियस से इसको कंफ्यूज कर देता है। न्यूक्लियस तो हमें पता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन। अब यार ये हिस्टोन क्या है, हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एक पॉजिटिव प्रोटीन होता है। डीएनए हमने अभी पीछे पढ़ा, वो डीएनए ज्यादातर हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के साथ हिस्टोन भी होता है। न्यूक्लियस हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हिस्टोन हमारा पॉजिटिव है और डीएनए हमारा नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं, है ना। डीएनए हिस्टोन के अराउंड चिपका होता है, ऐसे सर्कुलर में हिस्टोन है, ये डीएनए के अराउंड चिपका हुआ है, तो इसलिए हिस्टोन इज अ पॉजिटिव प्रोटीन एंड डीएनए इज नेगेटिव। अब एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट ही स्लाइड में। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर सेंटर, जैसे सेल का सेंटर न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस का सेंटर न्यूक्लियोलस है, ठीक है सर। इसके अंदर हमारे आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस में आरएनए और प्रोटीन, ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऐसा कुछ को बड़ी चीज नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और हिस्टोन एक साथ पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए इज रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन। अभी बताया था ना मैंने, ऐसे रैप्ड अराउंड होता है, ये हिस्टोन है, डीएनए इसके रैप्ड अराउंड होता है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स होती है ना आपकी, वो माला टाइप बीड्स होती है, जैसे गले की ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, ऐसा दिखता है। ये भी पूछ सकते हैं कि विच स्ट्रक्चर लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और ऑप्शंस दे सकते हो, उसमें न्यूक्लियोसोम आएगा। तो प्रोकैरियोट्स में ये भी नहीं मिलता, ये वापस आऊंगा मैं अभी, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में, अभी समझते जाओ। न्यूक्लियोप्रोटीन कुछ नहीं है, ये भी एक स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं जब प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए के साथ, आरएनए या डीएनए के साथ प्रोटीन पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है ना। जनरल टर्म है बस, एक ऐसा कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारी न्यूक्लियस से रिलेटेड टर्म्स थी, ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो टर्म बार बार यूज करी गई हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब ये क्या होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं सर जी। यस सर, यस। नाम कैसा है भाई, यस सर, एक बार बताना, मैंने वैसे ही रख दिया था, वैसे ही। तो देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, दे आर टाइप ऑफ सेल, दो तरह की सेल फैमिली है। एक सेल फैमिली है प्रोकैरियोट्स। अब होते हैं ना कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं हम तो प्रो हैं इस चीज में, उस चीज में हम तो प्रो हैं, बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं भाई हम तो प्रो हैं, हमारे साथ खेल लेगा, बट निकलते वो कुछ भी नहीं है। ऐसे बेचारा इनका हाल है कि नाम तो उसका प्रोकैरियोट है, बट यार वो निकलता बिल्कुल फिसड्डी है ना, उस पर सारी चीज की कमी है कहीं ना कहीं। तो ये एक तरह से, और एक है उसका दूसरी फैमिली यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स कहीं ना कहीं लो लेवल सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर ये ठीक है, साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तभी तो न्यूक्लियस नहीं हो तो उसकी जगह क्या होता है बताओ, अभी तो पीछे बताया है, न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है। दूसरी चीज इसमें सब, ये यूकैरियोट्स में सब कुछ है, जो भी आप सेल के बारे में पढ़ते हो वो ज़्यादातर हम न्यूक्लियस इसके बारे में पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स तो इन्फीरियर सेल्स हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं, बाद में ही पता चलता है कि डिफ्रेंसिएशन। तो ये तो सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो होती हैं यहाँ पे एबनॉर्मलिटी तो हिस्टोन्स नहीं होते, होते भी तो बहुत कम होते हैं, तो आप एब्सेंट ही समझो इनको। हिस्टोन्स बताया मैंने। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी तक नहीं होती, इतना बेचारा गया गुजरा है ना। ऑर्गेनेलीज जो हमारे सेल को ढंग से चलाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें नहीं, वो सब भी नहीं होती, बस एक ही ऑर्गेनेली होती है जो है आपका लिखा नहीं है यहाँ पे, राइबोसोम्स जरूर होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अगर वो भी नहीं होगा फिर तो सेल जी ही नहीं पाएगा ना। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, वो डिफरेंट चीज़ें बनाता है, आपका न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन करता है, तो इसके अंदर राइबोसोम तो होता है, बाकी सब एब्सेंट है इसके अंदर। प्रेजेंट
और राइबोसोम होता है बस। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट, ये चीज ध्यान रखना, जिन भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है इसके अंदर, राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें तो नॉर्मल है अपना, प्रेजेंट है और कुछ। ठीक है, अब एक चीज ऊपर ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट में मैंने लिखा है माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म क्या था, हमने पीछे पढ़ा था माइक्रोप्लाज्म, दोबारा जाके देखना। माइक्रोप्लाज्म टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका सेल स्मॉलेस्ट है जो अभी तक हम जानते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, इट हैज द स्मॉलेस्ट सेल, ध्यान रखना, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और ये सबसे छोटा होता है। डिवीजन, अब ना सेल डिवीजन होती है अलग अलग तरह की, जैसे कि सेल डिवाइड होते हैं, बड़े हो रहे हैं हम, छोटे से थे, है ना, बड़े हो गए, कैसे हुए, सेल डिवाइड होते गए। तो अलग अलग तरह की सेल डिवीजन होती है, कभी आगे आएगा तो बताएंगे, अभी इतना ये टॉपिक नहीं है वो तो, बट इतना पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में बाइनरी सेल डिवीजन, इसके अंदर माइटोसिस और मायोसिस। बहुत ज़्यादा मत सोचो, बस याद कर लो, पता भी होना चाहिए आपको, मेरी गलती नहीं है, ये हम बेस से नहीं पढ़ रहे, PYQ सीरीज है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ इन्फीरियर है ना वो हो रही है, बाइनरी फ्यूजन इन्फीरियर प्रोसेस है एक, बड़े ही खराब सेल्स में होता है, मतलब बड़ा इजी प्रोसेस है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वही सारी चीज़ें इसमें हो रही है। रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल है, मतलब एक ही पार्टनर के साथ हो जाती है, एक पार्टनर की जरूरत नहीं है, एक ही अपने आप में कर लेता है। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों है। एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, आर्किया, इसमें एनिमल्स वगैरह, फंगाई। फंगाई जो है याद रखना, फंगाई और प्रोटिस्टा मल्टी सेलर, ये फंगाई इज अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, है ना, और फंगाई प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो ऐसे नहीं कि भाई फंगाई होंगे तो बेकार होती हैं, फंगस फंगस फंगस, हमारा प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है बस, प्रोकैरियोट्स कम ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स इतनी गंदी हालत किसकी होती है भाई, इसकी बिल्कुल ही खराब हालत है। तो ये टेबल में हम ध्यान रखेंगे। पीछे आओ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है कि न्यूक्लियोइड पूछा था मैंने, स्ट्रक्चर क्या है जो एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, बट एक स्ट्रक्चर होता है वो है न्यूक्लियोइड। तो वो किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियस हमारे नॉर्मल यूकैरियोट्स में होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो एक और मेन सेंटर है वो भी यूकैरियोट्स में होता है। इसमें तो कहाँ से होगा प्रोकैरियोट्स में, इसमें कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आप देख लो, न्यूक्लियोसोम भी यूकैरियोट्स में होता है, क्यों, क्योंकि हिस्टोन भी तो होना चाहिए न्यूक्लियोसोम होने के लिए, और यहाँ पे तो हिस्टोन भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे, दोबारा पढ़ लेना ऐसा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शंस। अब ऑर्गेनेली और उनके फंक्शंस के बारे में दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक ऑर्गेनेली का चार्ट रखा है कि आपको पता होनी चाहिए ऑर्गेनेली, बेसिकली एक रिवीजन हो जाएगा, नहीं भी पता तो भी पता हो जाएंगी, क्योंकि इतना बहुत हार्ड नहीं पूछता ऑर्गेनेलिस के बारे में, इतने ये देखो इजी क्वेश्चन है जैसे जो पूछा हुआ है। तो देखते हैं, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ऐसे ठीक है, दिख रहा है, मैं देखूँ एक बार, हाँ दिख तो रहा है। दिख रहा है। ठीक है भाई, तो देखो देखते हैं ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती है। न्यूक्लियस देख लिया हमने ढंग से इसके बारे में। एक चीज सब इनके बारे में ध्यान रखनी है भाई, मेम्ब्रेन इनकी कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है भी या नहीं, पूछता है यार काफी बार। डबल मेम्ब्रेन वाले तो बिल्कुल ही याद रख लेने हैं, देखो इनकी डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया की इसकी डबल है। और कुछ ऑर्गेनेली के पास अपने खुद का DNA होता है, कुछ के पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। उन ऑर्गेनेलिस को हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, मतलब वो काफी काम खुद से कर लेती है, सेमी ऑटोनोमस। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, राइबोसोम है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस। ऐसे ही प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस है ना। और एक और आपकी ऑर्गेनेली है वो सेमी ऑटोनोमस है, वो है डबल मेम्ब्रेन, नहीं ये दो ही हैं यार, सेमी ऑटोनोमस तो दो ही हैं, डबल मेम्ब्रेन तीन की है, सॉरी मैं वही देख रहा था, न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन है, सेमी ऑटोनोमस ये दोनों है। अब देखो प्लास्टिड जो ऑर्गेनेली है उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि यार ये ना क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर,
अरे अरे भाई, अरे भाई कैसे करोगे, ऐसे मत करो भाई। यार ये तो आप दोबारा देख लेना, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लास्टिड में दो टाइप होते हैं, पीछे मैंने बताया था। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपका, ज्यादातर क्लोरोफिल, तभी उसका नाम क्लोरोप्लास्ट हो गया। और क्रोमोप्लास्ट होता है एक, क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल, क्रोम मतलब कलर, तो कलर भी यही देता है, फ्रूट्स में कलर हो, कहीं और डिफरेंट कलर हो, क्रोमोप्लास्ट। एक और चीज होती है ल्यूकोप्लास्ट। ये सब किसके टाइप्स हैं, आपके प्लास्टिड्स के। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, और ल्यूकोप्लास्ट में ज़्यादातर फूड स्टोर होता है, जैसे कि ऑयल, स्टार्च, ये देखो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सब चीज़ें। क्रोमोप्लास्ट में आपके कलर्स होते हैं डिफरेंट ऑब्वियसली। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो आप समझोगे ग्रीन कलर होगा, होता है। बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका ग्रीन से अलावा येलो और कलरलेस लिक्विड या पिगमेंट भी होता है। देखो यार, ग्रीन भी होता है, येलो और कलरलेस पिगमेंट वाइट। तो याद रखना, पूछ सकता है कि वाइट और येलो पिगमेंट होता है क्या इसमें, तो आप मना कर दोगे नहीं वो तो ग्रीन होता है। गलत हो जाएगा भाई, गलत गलत हो जाएगा भाई तुम्हारे साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरी बेचारी ना, मेरे को इसके ऊपर रखा। ठीक है, ये देखो, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में वैसे हम आगे देखेंगे, बट देख लो ये क्या क्या है आगे, इसके बारे में ना अलग से कर रखा है। गोल्जी एपरेटस होती है एक चीज़। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, ये ना ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग, एक तरह से अमेजोन है, अमेजोन है ये सेल का। ठीक है, फ्लैट एंड सिस्टर्न्स होते हैं इसके अंदर, सिस्टर्न्स होते हैं, फ्लैट बैग्स टाइप से बना होता है ये। ऐसा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ होता है, पैक करता है, प्रोटीन्स वगैरह मॉडिफाई करता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, वो तो है ही यार, वो तो कई बार बता दिया, प्रोकैरियोट्स में कुछ नहीं है राइबोसोम्स के अलावा। लाइजोसोम्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, डेड सेल्स को ख़त्म करना या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करना, सबको ख़त्म कर देता है। इसमें क्या है भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वैक्यूल्स हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल के अंदर क्या करते हैं, टर्जिडिटी देते हैं, राउंडनेस देते हैं। एनिमल सेल के अंदर फूड स्टोर करते हैं, और एनिमल प्लांट सेल के अंदर ये 90% तक स्पेस ले लेते हैं भाई। अब ये सब चीज़ें मैंने ना अपनी बायो की सीरीज़ में, अगर आपको कोई चीज़ बहुत डीप में देखनी है तो मेरी सीरीज़ है, चैनल में जाके देखो, CDS के नाम से, उसमें बायो में पूरा बताया हुआ है मैंने ढंग से। तो स्टोरेज, टर्जर इन प्लांट्स काफ़ी बड़ा होता है प्लांट में, वैक्यूल एनिमल में छोटा होता है। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनली हो गई आपकी। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने अलग अलग बना रखी है, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं। ये सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। देखो फर्स्ट वाला भी क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड, तो इसीलिए मैंने मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है, क्योंकि पूछता है। ऐसे ही आपकी दूसरी है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दो तीन चीज़ें हैं वो भी देख लो। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तभी तो वो आपके प्रोकैरियोट्स में होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ओनली राइबोसोम्स। एक और ऑर्गेनली है, ये ओनली प्लांट सेल में होती है, और सेंट्रोजोम बोलते हैं इसे, या फिर सेंट्रोइल्स। इसका क्या काम क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन कर लेता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो एक तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये टर्म आप ध्यान रख सकते हैं। और मोटा मोटा काम ध्यान रखना है तो ये है कि सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करता है। प्लांट सेल में होता है बस, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स में होता है बस, एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सीधी सी बात, काफ़ी जगह पे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी, आपके न्यूक्लियस के अंदर भी, नॉर्मल आपके उसमें भी, हर जगह पाता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और आपके नॉर्मल सेल के अंदर भी, और भी चीज़ों में बहुत जगह प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बेसिक ऑर्गेनली के बारे में हमने देखा, और हम अपना क्वेश्चन का आंसर दे तो इसका आंसर यार आप खुद ही दो, मैंने बता दिया। फंक्शन क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया का भाई फंक्शन है सीधा सीधा रेस्पायरेशन, जो भी खाना हमें मिला खाने से एनर्जी निकालना, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है सर, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल अभी बताया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सर, तो ये तो ठीक लग रहा है। और देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, 3 ही ऑप्शन है, चौथा गायब हो गया क्या, चलो कोई नहीं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो फर्स्ट हमारा ठीक है। तो इनके बेसिक रोल ध्यान होने चाहिए, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। वाई डस, मैंने बोला था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आगे है। वाई डस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सिर्फ CDS में नहीं, काफ़ी जगह पूछ लेते हैं, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ देखते हैं। देखो ऐसा आपका दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये आपका रफ सेक्शन, देखो रफ दिख रहा है ना, खुरदुरा खुरदुरा कुछ है इस पे, डॉट 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 डॉट, रफ लग रहा है। ये वाला बहुत स्मूथ लग रहा है, तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इसलिए होता है क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स जो इस पे हैं इनको राइबोसोम्स बोलते हैं। राइजोसोम्स, मैं तब से राइबोसोम्स बोल रहा हूँ क्या यार, क्या करूँ मैं अपने आप में, है ना, स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में मैं लैग करता हूँ भाई, है ना। राइजोसोम्स होते हैं इस पर, तभी ये रफ है। ये आंसर है आपके पिछले क्वेश्चन का सीधा सीधा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइजोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इन दोनों का काम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ का तो ये काम है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये सीधा राइजोसोम्स का पीछे काम बता दिया। स्मूथ का क्या काम है, ये क्या बनाता है आपका, लिपिड्स और फैट्स बनाता है ना। और ये क्या करता है आपका, डिटॉक्सिफिकेशन में डिटॉक्सिफाई करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होके, लिवर में, लिवर में प्रेजेंट होता है। लिवर के अंदर ये कुछ अपने एंजाइम्स वगैरह ये सब भेजता है और वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है लिवर की, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है सर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो भाई साहब है ना, ये एक प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है कि ना, जो ये लिपिड्स और प्रोटीन इसने बनाए हैं, इसके हेल्प से अलग अलग ऑर्गेनेलीज का और सेल का भी क्या बनता है, आउटर लेयर, जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, हमने सेल मेम्ब्रेन हो गया या फिर किसी भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड्स, फैट्स और प्रोटीन से ही, तो उसका मेजॉरिटी पार्ट तो यहीं से जाता है। तो इसलिए ये इस प्रोसेस को करता है जिससे हम मेम्ब्रेन बनाते हैं अलग अलग ऑर्गेनेलीज की, है ना। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड, तो ये रहे ना लिपिड आपके। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, तो ये काम हम ध्यान रखेंगे। और कुछ टर्म्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, आपके NCERT में गिवन है, इनको भी यूज करके आपको ट्रिक कर सकता है, बोल सकता है कि ये सब चीजें बताओ। तो देखना क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, बिल्कुल ट्यूब्स और शीट्स दिख नहीं रही आपको यहाँ इतनी सारी। सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा दिखता है ये, ठीक है। चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, राइबोसोम्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये, और आपका गोल्जी एपरेटस ना कनेक्टेड होते हैं, ये राइबोसोम्स और प्रोटीन को ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो गोल्जी एपरेटस तो है ही अमेज़न। सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, है ना, बायोकेमिकल एक्टिविटीज जैसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, ये भी ठीक है। एक नेटवर्क सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, देखो पूरा एक नेटवर्किंग बनाई हुई है इसमें, नेटवर्क सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, की पॉइंट्स है कुछ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है भाई, आगे करते हैं। फोटोसिंथेसिस that convert light energy into chemical energy by plant involve the use of green pigment called chlorophyll, ठीक है। chlorophyll, the only structure in a leaf that host chlorophyll is, तो chlorophyll किस में होता है हमने पीछे पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर एक चीज़ होती है
क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, आगे आगे बताते हैं। क्या कर रहा है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो बॉडीज। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनेलीज ही नहीं होती सेल के अंदर। अब 9th-10th क्लास में आपको सब तो नहीं बता देंगे, जितना बताना चाहिए उतना बताएंगे। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। उन चीज़ों को बोलते हैं, जो अलग और भी चीज़ें होती हैं, माइक्रो बॉडीज। वैसे तो सेल ऑर्गेनेलीज भी एक टाइप की माइक्रो बॉडीज ही तो हैं, छोटी छोटी बॉडीज, बट उनको अलग डिफ्रेंशिएट कर रखा है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ होती हैं माइक्रो बॉडीज जो और भी काम करती हैं, उनको कलेक्टिवली हम माइक्रो बॉडीज बोल देते हैं। तो माइक्रो बॉडीज आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कंटेन। अब देखते हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में भी मैंने कुछ आपके लिए रखा है, छोटी सी बातें। क्या है सर ये माइक्रो बॉडीज? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन तो इंपॉर्टेंट है, किसी की मेम्ब्रेन है या नहीं पता रखना है। एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर? बिल्कुल होते हैं सर। कौन से होते हैं ये नहीं ध्यान रखना, पर होते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में। काउंटेड एज ऑर्गेनेली, वही मैं बता रहा था, टेक्निकली होती हैं ऑर्गेनेली, क्योंकि सारी ऑर्गेनेली को भी हम माइक्रो बॉडीज कह सकते हैं। बट ये पॉइंट को इतना बड़ा नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर वगैरह में नहीं पूछा जाता। तो सेपरेट लिस्ट करते हैं स्कूल्स वगैरह में, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाली को हट अलग कर लेते हैं। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या होगा? कंटेन्स, क्या कंटेन करती हैं? एंजाइम्स। ठीक है सर, ग्रेट। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करेंगे, है ना, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज में मैं एक तो सेक्शन वाइज कर ही रहा हूँ, बायो पहले साइंस निपटाऊंगा, उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें भी चैप्टर वाइज भी कर रहा हूँ मैं। एक चैप्टर के क्वेश्चन कलेक्टिवली को सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि ये सेल के ऊपर हमारा चल रहा है। अगली क्लास के अंदर टिश्यूज करेंगे, सेल के थोड़े बहुत बच गए तो अगली क्लास में करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी भाई ये। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं ना, और कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।